हाँ, हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं करंट अफेयर में राष्ट्रीय घटनाक्रम को। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या है? भारत का पहला पेपरलेस न्यायपालिका राज्य कौन बना? तो सिक्किम बना। तो चर्चा में हाल ही में भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत द्वारा गंगटोक में आयोजित राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी एवं न्यायिक शिक्षा सम्मेलन के दौरान सिक्किम को भारत का पहला पूर्णतः पेपरलेस न्यायपालिका अपनाने वाला पहला राज्य घोषित किया गया है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य था तेज पारदर्शी और प्रौद्योगिकी आधारित न्याय प्रणाली का निर्माण। इस पहल के मामले के निपटारे में दक्षता बढ़ाने और भौतिक दस्तावेज पर निर्भर कम होने की न्यायिक प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाने की उम्मीद है। नम्मा 112 भारत में पहली बार बेंगलुरु सिटी में पुलिस ने अपनी नम्मा 112 आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली को बहुभाषी एआई समाधानों से अपग्रेड किया है, जिसे वानिकी नाम दिया गया है। क्या वानिकी नाम दिया गया है? क्या नाम दिया गया है? तो इसे वानिकी नाम दिया गया है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य आपातकाल स्थिति में भाषा संबंधी बाधाओं को समाप्त करना व तेज सटीक सुलभ पुलिस सहायता उपलब्ध कराना। वानिकी का फुल फॉर्म क्या है? तो वॉइस एआई फॉर नेशन वाइड की इंटरवेक्शन को नम्मा हेल्पलाइन से जोड़ा गया ताकि कॉल करने वाले व्यक्ति अपनी भाषा में अपनी समस्या बता सके। भारत की पहली वाणिज्यिक सीलेन सेवा। तो हाल ही में नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी डीजीसीए द्वारा स्काई हॉप इनोवेशन की एयर ऑपरेटिंग सर्टिफिकेट प्रदान किया गया। इस मंजूरी के साथ लक्षद्वीप में भारत की पहली समर्पित वाणिज्यिक सी प्लेन सेवा शुरू की जाएगी। तो कहाँ शुरू की जाएगी? तो लक्षद्वीप में की जाएगी। भारत की पहली बैरियर मुक्त टोल प्रणाली। तो हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी द्वारा गुजरात के NH48 क्या कौन से NH48 जो कि सूरत भरूच भखंड पर स्थित चारोसी टोल प्लाजा का 84 टोल प्लाजा पर भारत की पहली बैरियर मुक्त टोल प्रणाली शुरू की गई। कौन सी प्लाजा पर? तो 84 टोल प्लाजा पर। इस पहल का उद्देश्य क्या था? तो डिजिटल तकनीक का उपयोग करके टोल प्लाजा पर लगने वाली लंबी कतारों को खत्म करना और यातायात के प्रवाह को बेहतर बनाना है। देश की दूसरी बैरियर मुक्त टोल प्रणाली का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली के मुंडका बरकवाल में। क्या? तो देश की दूरियर पहली जो कहा था? तो सूरत भरूच चारोसी टोल प्लाजा पर। और दूसरा कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली मुंडका बकरवाल के अंतर्गत अर्बन एक्सीडेंट रोड 2 पर किया गया है। पानी के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज। तो चर्चा में हाल ही में अंडमान निकोबार द्वीप समूह के हैवलॉक द्वीप यानी स्वराज द्वीप पर राधानगर बीच पर कौन सा? राधानगर बीच पर पानी के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज फहराकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। तिरंगा लगभग 60 मीटर लंबा और 40 मीटर चौड़ा था। कितना? 60 मीटर लंबा और 40 मीटर चौड़ा था। पदम डोरी पहल। तो हाल ही में पूर्वोत्तर हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम द्वारा अनावरण किया गया। नोट: पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के अधीन एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम है। यह क्या है? तो यह एक विशिष्ट अंतर संस्कृति वस्त्र पहल है जो पूर्वोत्तर भारत की रेशम परंपराओं को मध्य प्रदेश की चंदेरी बुनाई में समृद्ध धरोहर के साथ जोड़ती है। इसका ध्येय क्या है? तो स्थित कारीगर केंद्रित पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देना। नेक्स्ट हमारा महिला सशक्तिकरण समिति का गठन। तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने महिला सशक्तिकरण समिति का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष कौन है? तो भाजपा सांसद डॉक्टर दद्दुकानी पुरंदेश्वरी। कौन? डॉक्टर दद्दुबाती पुरंदेश्वरी। और इसके सदस्य की बात कर ले तो लोकसभा के 18 सदस्य और राज्यसभा के 10 सदस्य। टोटल इसमें कितने सदस्य हैं? तो टोटल इसमें 28 सदस्य हैं। इसका उद्देश्य क्या है? तो संसदीय ढांचे के अंतर्गत महिलाओं के अधिकारों, कल्याण और समग्र विकास से संबंधित मुद्दों के
मुद्दों के समावेशन को किया गया है। भारत का पहला निजी चिकित्सा संग्रहालय कहाँ खोला गया? तो केरल में खोला गया है। केरलम के तिरुवनंतपुरम में भारत का पहला निजी चिकित्सा संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। और इसका नामकरण कौन किया? तो नामकरण म्यूजियम ऑफ मेडिकल आइकॉन्स ने किया है। किसने? म्यूजियम ऑफ मेडिकल आइकॉन्स ने। इसकी स्थापना तिरुवनंतपुरम के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के पूर्व ऑडिटर मॉडल एस शिवराम द्वारा किया गया है। यूसीसी समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी पारित करने वाला पहला पूर्वोत्तर राज्य कौन बना है? तो पहला पूर्वोत्तर राज्य जो बना है दोस्तों वो असम बना है। कौन सा बना है? तो असम जो है पहला पूर्वोत्तर राज्य बना है। इस विधेयक का उद्देश्य क्या है? तो विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और लिव इन रिलेशनशिप से संबंधित मामलों के समान नागरिक कानूनी ढांचा स्थापित करना। और इस विधेयक में बहुपत्नी विवाह प्रथा को प्रतिबंधित किया गया है। साथ ही राज्य के अनुसूचित जनजाति को इसके प्रभाव के दायरे में से बाहर रखा गया है। स्वतंत्रता के बाद यूसीसी पारित करने वाला पहला असम, उत्तराखंड, गुजरात के बाद तीसरा और पूर्वोत्तर का पहला राज्य बन गया है। यानी दूसरा राज्य हो गया गुजरात, पहला हो गया उत्तराखंड, लेकिन पूर्वोत्तर का बात करें तो कौन सा? असम। गोवा में समान नागरिक संहिता पुर्तगाली के शासन में 1867 में लागू हुआ था। नेक्स्ट है हमारा सिक्किम उल्लास पहल के तहत पांचवा पूर्ण साक्षर राज्य बना है। कौन सा? पांचवा राज्य बना है। तो अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी कार्यक्रम के तहत सिक्किम को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया है। अन्य 4 पूर्ववर्ती राज्य की बात करें तो दोस्तों मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा और हिमाचल प्रदेश, ये चारों को भी उल्लास के तहत किया गया। तो किसको? मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा और हिमाचल प्रदेश। यह घोषणा गंगटोक में सिक्किम विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की उपस्थिति में किया गया। उल्लास कार्यक्रम। तो उल्लास कार्यक्रम दोस्तों केंद्रीय मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम की शुरुआत की गई। यह पहल 15 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए वयस्क शिक्षा, कार्यात्मक साक्षरता और आजीवन सीखने के लिए कौशल विकास को प्रोत्साहित करना है। सिंगापेन स्पेशल फोर्स का गठन कहाँ किया गया? तो तमिलनाडु में किया गया है। तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए सिंगापेन स्पेशल फोर्स शेरनी विशेष बल का गठन किया। यह टास्क फोर्स बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, कॉलेज और आईटी पार्क पर निगरानी करेगी। भारत की पहली माइक्रो एलईडी डिस्प्ले फैक्ट्री। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुजरात के धोलेरा में भारत की पहली वाणिज्यिक मिनी माइक्रो एलईडी डिस्प्ले सुविधा को मंजूरी दी है। इसमें गैलियम नाइट्रोजन की उन्नत तकनीक का प्रयोग किया गया। किसमें? तो गैलियम नाइट्रेट का उन्नत तकनीक का प्रयोग किया गया है। इसकी स्थापना क्रिस्टलियम मैट्रिक लिमिटेड द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है कॉमन क्राइटेरिया डेवलपमेंट बोर्ड यानी सीसीडीबी। सीसीडीबी क्या है? तो भारत में 2026 से 2028 तक के लिए कॉमन क्राइटेरिया डेवलपमेंट बोर्ड सीसीडीबी का अध्यक्ष चुना गया है। बोर्ड की भूमिका क्या रहेगी? तो सीसीडीबी सीसीआरए के तकनीक कोर के रूप में कार्य करता है। यह अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी आईटी सुरक्षा मानकों को विकसित व प्रतिबंधित करने की भूमिका निभाता है। सीसीआरए क्या है? तो कॉमन क्राइटेरिया रिकॉग्निशन ओरिएंटेड एक मूलभूत अंतर्राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा संधि है जो आईटी सुरक्षा प्रणालियों के सीमा पर पारंपरिक रूप से मान्यता देता है। सीसीआरए की बैठक 14 से 16 अप्रैल 2026 को टोक्यो जापान में हुई। तो सीसीआरए की बैठक 14 से 16 अप्रैल 2026 को टोक्यो जापान में हुई। दक्षिणी तट रेलवे जोन का गठन। तो दक्षिणी तट रेलवे जोन का गठन जो दोस्तों कहाँ हुआ? तो विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में हुआ है। कहाँ? विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में है।
यह जोन भारतीय रेलवे का 18वां जोन है। कौन सा 18वां जोन है? स्वदेशी सेल ब्रॉडकास्ट अलर्ट सिस्टम। तो स्वदेशी सेल ब्रॉडकास्ट अलर्ट सिस्टम तो चर्चा में रहा। भारत के आपातकालीन स्थिति जैसे भूकंप, सुनामी, भूस्खलन आदि स्थिति के त्वरित जानकारी प्रदान करने के लिए सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम यानी सीबीएस का शुभारंभ किया गया है। विकासकर्ता टेलीमेटिक्स विकास केंद्र (सी.) ने भारतीय राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण और गृह मंत्रालय के सहयोग से विकसित किया है। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा स्टार्टअप का डप्पा। तो आंध्र प्रदेश सरकार ने स्थानीय उद्यमिता को बढ़ावा देने हेतु लॉन्च किया है। तो स्टार्टअप का डप्पा किस सरकार ने किया? तो आंध्र प्रदेश सरकार ने। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसके तहत स्टार्टअप, फ्रीलांसर और एमएसएमई को एक ही मंच पर समर्थन दिया जाए। यह सुविधा प्लान एंड प्ले व्यवस्था पर पूर्णतः होगी। इस परियोजना की कुल लागत 12 करोड़ है, जिसमें नीति आयोग के 3 करोड़ दिए गए हैं। संपीड़ित बायोगैस नीति 2026 तो चर्चा में रहा। महाराष्ट्र सरकार ने शहरी कचरे और कृषि अवशेषों का उपयोग करके स्वच्छ बायोगैस के उत्पादन को प्रोत्साहित देने के लिए इस योजना का शुभारंभ किया है। प्रमुख बिंदु: वित्तीय आवंटन 2026-27 के लिए 500 करोड़। संपीड़ित बायोगैस एक शुद्ध बायोगैस है जिसमें मीथेन होता है। इसके गुण कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का समान होता है। न्यायिक अवसंरचना सलाहकार समिति का गठन सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट ने देश भर के उच्च व जिला अदालतों के आधुनिकीकरण और बुनियादी ढांचों को मजबूत करने के लिए न्यायिक अवसंरचना सलाहकार समिति का गठन किया है। इसके अध्यक्ष कौन है? तो सदस्य समिति के अध्यक्ष जस्टिन अरविंद कुमार को बनाया गया है। भारतीय सेना और अडानी डिफेंस के बीच समझौता। तो चर्चा में रहा। भारतीय सेना ने अडानी डिफेंस के स्वदेशी ULPGM लाइटनिंग मिशनी और अग्नि कोतवाल के कामकाजों को ड्रोन खरीदे हैं। अग्निका वोटल कामकाजी ड्रोन यह भारत का अपनी श्रेणी का पहला वर्टिकल टेक ऑफ लैंडिंग वाला फर्स्ट पर्सन न्यू आत्मघाती ड्रोन है। यह शहरी दुर्गम इलाके और अत्यधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों तथा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की परिस्थिति में भी कार्य कर सकता है। ULPG लाइटनिंग म्यूनिशन यह एक UAV से लॉन्च किया जाने वाला सटीक गाइडेड हथियार है जो दूरदर्श क्षेत्रों के दुश्मनी और भारी किलेबंदी को भेजने में सक्षम है। विधानसभा चुनाव 2026 पश्चिम बंगाल में विधानसभा की सीट कितनी है? तो 293 है। मतदान जो है 2 चरणों में हुआ। पहला चरण 23 अप्रैल को शुरू हुआ, दूसरा जो है 29 अप्रैल को शुरू हुआ। इसके परिणाम की घोषणा जो है 4 मई 2026 को की गई। इसमें विजेता की बात कर ले तो बीजेपी ने इसमें 207 सीट हासिल किया। टीएमसी ने 80, कांग्रेस ने 2, लेफ्ट ने 1 और अदर ने 3। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनी एवं मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी बने जो कि 9वें क्रम के थे। बात कर ले तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में कितनी सीट है? 234। वहीं दोस्तों पश्चिम बंगाल में सीट कितनी है? तो पश्चिम बंगाल में जो सीट है दोस्तों 293। तो पश्चिम बंगाल में सीटों की संख्या 293 और तमिलनाडु में 234। पश्चिम बंगाल में 293 और तमिलनाडु में 234 है। कितने? 234। इसका मतदान जो 23 अप्रैल 2024 को शुरू हुआ। टीवी की को कितना 108 सीट है। डीएमके को 73 प्लस और एडीएमके को 53। तमिलनाडु में टीवीके कांग्रेस, सीपीआर, एमपीआर और वीसीके का गठबंधन सरकार है। मुख्यमंत्री जोसेफ टीवीके के मुख्यमंत्री हैं। केरल में विधानसभा सीट कितना है? तो केरल में विधानसभा सीट की संख्या 140 है। कितना? 140। तो एक बार देखते हैं पश्चिम बंगाल में 293, तमिलनाडु में 234 एवं केरल में 140 है। विधानसभा सीट 140 है। मतदान जो है 9 अप्रैल 2026 को हुआ। विजेता कौन है? तो यूडीएफ, एलडीएफ को 35 सीट है और एनडीए को 3 सीट है, अदर को 5 सीट है। केरल में कांग्रेस और ईडीएफ की गठबंधन सरकार बनी है। मुख्यमंत्री
बी डी सतीशन जो कि कांग्रेस के हैं। असम में सीटों की संख्या कितनी है? तो असम में विधानसभा सीटों की संख्या 126 है। कितना? 126 है, 126 है। तो पश्चिम बंगाल में कितना? 293। तमिलनाडु में कितना है? तो 234। और विधान असम में कितना है? तो 126। और केरल में कितना है? तो 146। केरल में कितना है? माफ कीजिए, 140। केरल में तो कितना? तो एक बार फिर से देख लेते हैं। केरल में 140 है, पश्चिम बंगाल में 293, तमिलनाडु में 234 एवं असम में 126 है। यहाँ जो दोस्तों विजेता कौन है? तो एनडीए। कितना? एनडीए को 92 सीट आया है। असम में बीजेपी की सरकार बने मुख्यमंत्री कौन है? तो हेमंत बिस्व शर्मा बीजेपी के। पांडुचेरी की बात कर ले तो विधानसभा सीट कितना है? तो पांडुचेरी में विधानसभा सीट की संख्या 30 है। कितने सीट? 30 है। 9 अप्रैल 2029 को यहाँ चुनाव हुआ है। एनडीए 18 वोट 18 जीता सीट। पांडिचेरी में एनडीए की गठबंधन का सरकार है। मुख्यमंत्री एन रंगास्वामी बने। कौन? एन रंगास्वामी बने हैं। तो एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। पश्चिम बंगाल में सीटों की संख्या 293 है, तमिलनाडु में 234 है, असम में 126 है, और केरल में कितना है? तो 140 है। कितना? केरल में 140 है। नेक्स्ट हमारा भारबी 102। तो चर्चा में रहा भारबी 102 नामक जीन थेरेपी अनुवांशिक बैंड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में सफल रहे। तो भारबी 102 जो दोस्तों क्या है? तो जीन थेरेपी अनुवांशिक बैंड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में सफल रही। यह तकनीक यकृत में PCSK9 जीन को स्थायी रूप से निष्क्रिय कर देता है। क्या? PCSK9 जीन को निष्क्रिय कर देता है। इसका विकास बर्ब थेरेप्यूटिक्स द्वारा किया जाता है। AI स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट की घोषणा। तो भारत ने बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार और भूटान के साथ संवेदनशील क्षेत्रों में 6000 किलोमीटर AI स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट की घोषणा की है। तो किस किस देश के साथ? तो बांग्लादेश के साथ, चीन के साथ, पाकिस्तान के साथ, नेपाल के साथ और म्यांमार और भूटान के साथ जो है 6000 किलोमीटर AI स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट की घोषणा किसने की है? तो भारत ने। इसमें पुराने फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की जगह एक ऑटोमेटेड सेंसर ग्रिड लगाया गया है। क्या? ऑटोमेटेड सेंसर ग्रिड लगाया गया है। इसमें ड्रोन डिटेक्ट, रडार, थर्मल कैमरे और माइक्रो यूएवी को ही एक ही कमांड डैशबोर्ड से इंटीग्रेट किया जाएगा। एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट। एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट जो दोस्तों यह कार्यक्रम की आधारशिला कहाँ रहेगी? तो चर्चा में केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने आंध्र प्रदेश के श्री सत्य साई जिला के पुठुपर्थी कार्य सुविधा की आधारशिला रखी है। इसका उद्देश्य भारत में स्वदेशी 5वीं पीढ़ी के स्टील फाइटर विमान कार्यक्रम के लिए एकीकरण और उड़ान परीक्षण केंद्र के रूप में कार्य करना। प्रोजेक्ट लागत की बात कर ले तो 15,803 करोड़। और इसका जो दोस्तों विकास किसने किया? तो DRDO के वैमिकी विकास एजेंसी द्वारा। NCERT तो राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद चर्चा में रहा। केंद्रीय राज्य सरकार UGC की सलाह पर NCERT को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया है। तो डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा किसको दिया गया है? तो NCERT को दिया गया है। NCERT ने UGC अधिनियम 1956 के धारा 3 के तहत डीम्ड यूनिवर्सिटी बनने के लिए आवेदन किया था। इसके तहत NCERT विश्वविद्यालय के 6 प्रमुख संस्थाओं को शामिल किया गया, जैसे क्षेत्रीय संस्था अजमेर, भोपाल, भुवनेश्वर, मैसूर, शिलोंग। और कौन है? तो एक बार फिर से देख लीजिएगा। तो अजमेर, भोपाल, भुवनेश्वर, मैसूर, शिलोंग और पंडित सुदर्शन लाल व्यावसायिक शिक्षा संस्थान भोपाल, मध्य प्रदेश। तो राजस्थान में अजमेर को किया गया शामिल, मध्य प्रदेश वाले में क्षेत्रीय संस्था भोपाल को, और भुवनेश्वर में उड़ीसा में भुवनेश्वर में, कर्नाटक में मैसूर को और मेघालय में शिलोंग को। राजा रवि वर्मा के यशोदा और कृष्णा पेंटिंग। तो राजा रवि वर्मा के यशोदा और कृष्णा पेंटिंग की बात कर ले तो 1890 के दशक में
राजा रवि वर्मा द्वारा बनाई गई यशोदा और कृष्णा की पेंटिंग 167.20 करोड़ में बिकी। यह पेंटिंग सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के चेयरमैन साइरस एस पूनावाला ने खरीदा। किसने? साइरस एस पूनावाला ने खरीदा। ये अब तक की बिकी सबसे महंगी आधुनिक पेंटिंग बन गई है। विवेकानंद विवेकानंद की आदमकद प्रतिमा सिएटल। तो चर्चा में रहा 12 अप्रैल 2026 को संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में स्वामी विवेकानंद की पहली पूर्ण आकार की प्रतिमा का अनावरण सिएटल के डाउन क्षेत्र के सिएटल की मेयर केटी विल्सन व भारतीय वाणिज्यिक दूत प्रकाश गुप्ता ने किया। यह प्रतिमा वेस्टलेक स्क्वायर इलाके में स्थापित की गई। यह मूर्ति नरेश कुमार कुआबत द्वारा बनाई गई। किसके द्वारा? कुआबत द्वारा। यह प्रतिमा भारतीय सांस्कृतिक संबंध ICR की सिएटल शहर में उपहार दी गई है। नेक्स्ट हमारा साधना सप्ताह 2026। तो फुल फॉर्म इसका साधना का क्या होगा? तो इसका फुल फॉर्म होगा स्ट्रेंथिंग एडेप्टिव डेवलपमेंट एंड ह्यूमन एडेप्टेड फॉर नेशनल एडवांसमेंट। आयोजन की बात कर ले तो 2 से 8 अप्रैल 2026 को। इसका मुख्य विषय था प्रौद्योगिकी परंपरा और ठोस परिणाम। भविष्य के लिए सक्षम सिविल प्रणाली का निर्माण करना। भविष्य के लिए सक्षम सिविल सेवा प्रणाली का निर्माण करना। यह पहल नागरिक केंद्रीय शासन कौशल के विकास पर केंद्रित है और इसके कार्मिक प्रशिक्षण विभाग क्षमता निर्माण आयोग कार्ययोगी का संचालित है किया गया है। भारत का पहले गहरे समुद्र जीवों का राष्ट्रीय भंडारण। तो केंद्रीय पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने कोच्चि स्थित भवसागर रेफरल सेंटर को गहरे समुद्र के जीवों के लिए राष्ट्रीय भंडार के रूप में मान्यता दिया था। किसको दिया? तो भवसागर को रेफरल सेंटर को। यह मान्यता जैव विविधता अधिनियम 2002 के धारा 29 के तहत दी गई है। यह केंद्र समुद्री सजीव संस्था एवं पारिस्थितिकी केंद्र कोच्चि के अंतर्गत संचालित होता है। वर्तमान में इस केंद्र में 3500 से अधिक वर्गीकृत और जियो रेफरेंस वाले नमूने मौजूद हैं। इसमें गहरे समुद्र के अकशेरुकी जीव जैसे मोलास्का, आर्थ्रोपोडा और कशेरुकी जीव, शार्क जैसे किरणें शामिल हैं। तो यह कहाँ हुआ दोस्तों? तो यह जो है केंद्रीय वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा कोच्चि स्थित भावसागर में सेंट्रल सेंटर को गहरे समुद्री जीव के लिए राष्ट्रीय भंडार के रूप में मान्यता दी गई है। दुनिया की सबसे बड़ी और पहली डिजिटल जनगणना कौन करवा रहा है? तो भारत करवा रहा है। भारत में विश्व की सबसे बड़ी और पहली डिजिटल जनगणना की शुरुआत की गई। इसमें मोबाइल ऐप या टैबलेट के जरिए डेटा संग्रहण किया जाएगा। जनगणना 2027। जनगणना 2027 भारत की 16वीं और स्वतंत्र भारत की 8वीं जनगणना है, जिसकी आधिकारिक शुरुआत 1 अप्रैल 2026 से की गई है। इस जनगणना के शुभंकर कौन है? तो दोस्तों प्रगति, यानी प्रगति जो कि महिला प्रगणक व विकास है। तो जनगणना के शुभंकर कौन है? तो प्रगति और विकास जो है दोस्तों जनगणना 2027 के शुभंकर है। इस जनगणना अधिनियम 1948 की धारा 3 और 17(1) के तहत भारत में महापंजीयन कार्यक्रम द्वारा संचालित की जा रही है। इसमें नागरिक स्वयं 16 भाषाओं में ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से भी अपनी जानकारी भर सकेंगे। तो कितनी भाषाओं में? 16 भाषाओं में। शुभंकर कौन है दोस्तों? तो प्रगति व विकास जो है इसके शुभंकर हैं।
1931 के बाद स्वतंत्र भारत में पहली बार सभी समुदायों को राष्ट्रव्यापी जनगणना की जाएगी। यह गणना केवल SC/ST तक सीमित नहीं रहेगी। यह जनगणना पूर्व निर्धारित गणना नहीं बल्कि गणना प्रक्रिया का पूर्णतः पुनर्गठन है। इस जनगणना में लगभग 1.4 अरब से अधिक लोग शामिल हैं। देश भर में इस कार्य के लिए 30 लाख से अधिक गणकर्मी, पर्यवेक्षक और अन्य अधिकारी तैनात किए गए हैं। सरकार इस परियोजना के लिए 11,718.24 करोड़ से अधिक वित्तीय आवंटन स्वीकृत किया है। इसे डेटा संग्रह की प्रक्रिया रियल टाइम से मॉनिटर किया जाता है सकेगा एवं त्रुटियों में त्वरित सुधार किया जा सकता है। इसमें आंतरिक व बाहरी प्रवास के लिए डेटा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। लैंगिक समानता हेतु महिलाओं, ट्रांसजेंडर और अन्य सामाजिक वर्गों पर विस्तृत डाटा संग्रह होगा। इसके 2 चरण स्थापित किया जाएगा। देश भर में सभी भवनों और संरचनाओं की व्यवस्थित सूची बनाई जाएगी। दूसरा में लिंग, आयु, धर्म, शिक्षा, व्यवसाय, प्रवासन व जाति से डेटा संग्रहण किया जाएगा। संपूर्ण प्रक्रिया वास्तविक समय में प्रबंधित व निगरानी करने के लिए पोर्टल CMMS विकसित किया गया है। वर्कला नगर पालिका केरल। तो वर्कला नगर पालिका केरल जो दोस्तों चर्चा में, केरल की वर्कला न्यायपालिका 20 सिटी टुवर्ड जीरो वेस्ट पहल के शामिल होने वाली पहला भारतीय शहर बना। यह केरल के तिरुवनंतपुरम जिले में स्थित एक तटीय शहर व नगर पालिका है। यह 20 सिटी टुवर्ड जीरो वेस्ट पहल का पहला संस्करण है। यह पहल संयुक्त राष्ट्र महासचिव के जीरो वेस्ट सलाहकार बोर्ड द्वारा संचालित, जिसे UN हैबिटेट और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का समर्थन प्राप्त है। यह पहल का ध्येय सतत शहरी अपशिष्ट प्रबंधन को बढ़ावा देना है। यह पहल उन शहरों को मान्यता देती है जो अपशिष्ट उपबंधन कार्य करने से क्षमता को सुधार करने के लिए अप्रत है। नेक्स्ट हमारा मांझा गांव आरोग्य संपन्न गांव, मेरा गांव स्वस्थ अभियान। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर महाराष्ट्र सरकार द्वारा महाराष्ट्र के CM देवेंद्र फडणवीस के द्वारा उद्घाटन किया गया। ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच को बेहतर बनाना, यह सुनिश्चित करना कि गांव तक गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा पहुंच सके। मुख्य विशेषता: उपचार के बजाय बचाव पर अधिक ध्यान केंद्रित करना। बेहतर प्रदर्शन करने वाले गांव को स्वस्थ गांव के रूप में सम्मानित किया जाएगा एवं सरकार के लिए 65.25 करोड़ रूप से पुरस्कार का प्रावधान किया है। जन विश्वास प्रावधान संशोधन विधेयक 2026। हाल ही में लोकसभा ने जन विश्वास प्रावधान विधेयक 2026 को पारित किया है। किसने? तो लोकसभा ने जन विश्वास विधेयक पास किया है। यह विधेयक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस मॉडल को बढ़ावा और नागरिकों के जीवन को सफल बनाने का एक प्रयास है। इस विधेयक का प्राथमिक लक्ष्य विभिन्न कानून के तहत मामूली अपराधों को अपराध मुक्त करना। वर्तमान में कई छोटे तकनीकी और प्रक्रियात्मक उल्लंघन के लिए जेल की सजा का प्रावधान है, जो उद्यमियों और समान नागरिकों में भय पैदा करेगा। यह विधेयक सजा के साथ मौद्रिक दंड को प्राथमिकता देता है। यह विधेयक 23 मंत्रालय और विभागों द्वारा प्रशासित 79 केंद्रीय अधिनियम का संशोधन करता है। इसमें कृषि, पर्यावरण, मीडिया, उद्योग, व्यापार जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र शामिल हैं। विधेयक के माध्यम में लगभग 784 धाराओं में बदलाव किया गया है। 717 प्रावधान का अपराध की श्रेणी से हटाकर उसमें केवल आर्थिक दंड का प्रावधान किया गया है।